Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today I am back with a very important topic that is about some important questions of RPSC Zoology पेपर 2021। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आरपीएससी की तरफ से जूलॉजी का एग्ज़ाम लिया गया था कॉलेज लेक्चरर का, है ना। कॉलेज लेक्चरर का जो 2021 में अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वो सभी एस्पायरेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी से या फिर जूलॉजी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। यानी कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कॉमन साइंस या फिर जूलॉजी या फिर बायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अपने आरपीएससी 2021 के पेपर में आए हुए थे। आप अपना पेपर, अगर आपने पेपर अटैम्प्ट दिया था तो आप अपना पेपर से इसको मिला लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो जो है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो आपका नेट का हो, सेट का हो, या फिर आपका एमएससी का हो, किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। या फिर अगर ये कहें कि बीएससी के आप स्टूडेंट हैं या 11th-12th के आप स्टूडेंट हैं या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्ज़ाम में रिपीट हो ही जाते हैं। तो एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए और आपका आंसर रॉन्ग होने से बच जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और जो भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपकी रहती है वो आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज आरपीएससी जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विथ आंसर। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेडिंग एंजाइम इज, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करता है, तोड़ता है, तो उस एंजाइम का नाम है कैटालेज, ठीक है। ऑप्शंस अपने पास बहुत होते हैं एग्जाम में, अपने पास एग्जाम में ऑप्शंस चारों ही सेम लगते हैं अपने को, तो अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कैटालेज, ठीक है। कैटालेज जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, H2O2 को यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करते, तोड़ने का काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई इज कॉल्ड। एल्गी और फंगाई जब साथ में रहती है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन है उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब जब दो कोई जो स्पीसीज हैं वो साथ में रहती हैं और दोनों को ही उसमें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, दोनों ही पॉजिटिव इंटरेक्शन करती हैं, दोनों आपस में एक साथ एक ऐसा पॉजिटिव इंटर रिलेशन बनाती है जिससे स्पीसीज 1 को भी फायदा हो और स्पीसीज 2 को भी फायदा हो। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जिसे एग्जांपल है एल्गी प्लस फंगाई का, ठीक है। मेरे इसी भी चैनल पर मैंने म्यूचुअलिज्म के ऊपर एक और वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट म्यूचुअलिज्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगाई जब साथ में रहती हैं तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब देखिए, एल्गी क्या करती है, एल्गी इज ए प्लांट, ठीक है। तो एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रिपेयर करती है। बट फंगाई इज ए डिकम्पोजर और ए सैप्रोफाइट। फंगाई क्या करती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेने का हेल्प करती है और एल्गी को देती है न्यूट्रिएंट्स, ताकि उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो क्या कर सके, फूड को सिंथेसाइज कर सके, और बदले में एल्गी उसको फूड बनाकर देती है। यानी कि दोनों का क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। दैट इज योर म्यूचुअलिज्म। थर्ड क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ N2 इन लेक इज। लेक, N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। ये N2 जो है इसका मतलब नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है लेक के अंदर वो कौन है, तो वो है एटमॉस्फेयर। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो वी वर कंफ्यूज्ड। हमारे पास जो ऑप्शन थे तो ऑप्शन में कंफ्यूज थे कि क्या आंसर आएगा। देखिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हम सबको पता है 78% होता है ना। अप्रॉक्स 78% के आसपास नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो एयर के अंदर होता है। तो एयर से ही तो नाइट्रोजन आएगा, चाहे वो लेक हो, चाहे वो एयर हो, या चाहे कहीं और हो। बट ये माइंड हम वहाँ पे नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्जाम स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम स्ट्रेस ना लेते हुए अपने को कामली आंसर्स को चूज करना है अपने, जो कि आपका बहुत आंसर इजी होने वाला था, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो
मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन लेक, लेक के अंदर, समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर या पुकुर के अंदर जब पॉन्ड होते हैं, छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स कौन है, तो वो आपका होगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन की अमाउंट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी प्रोटीन दैट रेगुलेट्स सेल ग्रोथ। अब देखिए, एक ऐसा जी प्रोटीन का नाम बताना था जो सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर आपने कभी भी लाइफ साइंस में नेट की प्रिपरेशन करी है, क्योंकि वैसे भी आरपीएससी जूलॉजी में तो नेट का डिमांड है ही, नेट तो मांगते ही है, तो वहाँ पर अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। जी प्रोटीन मतलब जीपीसीआर, यहाँ पे जी प्रोटीन का मतलब है जीपीसीआर। ये जीपीसीआर क्या होते हैं, एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं, एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल काम करते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन द सेल्स एंड आउटसाइड एंड इनसाइड में इंटरेक्शन करवाते हैं, तो वो होते हैं जी प्रोटीन्स। तो जी प्रोटीन दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले जी प्रोटीन कौन से हैं, तो वो होंगे रेस, RAS। ठीक है, रेस प्रोटीन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, रेस प्रोटीन। जो प्रोटीन सेल की ग्रोथ, आप कह सकते हो सेल डिवीजन में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो रेस प्रोटीन होती है। ठीक है, सेल डिवीजन में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं वो रेस प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट, राइबोसाइम इज ए, राइबोसाइम क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। राइबोसाइम क्या है, राइबो मतलब आरएनए से आया, एंजाइम मतलब एंजाइम, यानी कि जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसे हम राइबोसाइम कहते हैं। राइबोसाइम इज वेरी इजी, और राइबोसाइम तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम या फिर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीट होते ही रहता है कि राइबोसाइम होते क्या हैं, और हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहता हमें। तो इजी से आपको याद करवा रही हूँ मैं आपको कि राइबोसाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एंजाइम। देखो, जाइम है मतलब एंजाइम है, और राइबो मतलब आरएनए। ठीक है, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड से आरएनए आया है ना। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए राइबोसाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एंजाइम। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर ये है कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोसाइम क्या है, राइबोसाइम आरएनए है, इसीलिए राइबोसाइम स्पेशल है। तो राइबोसाइम्स आर अ टाइप ऑफ आरएनए दैट एक्ट एज एंजाइम। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो इन्हें हम राइबोसाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल सीन बाय अनएडेड आइज। ये तो हम सबको पता है कि जो सेल होती हैं वो नेकेड आई से दिखती नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्मॉल से स्मॉल साइज एक सेल की क्या होनी चाहिए कि वो सेल जो है वो नेकेड आई से दिख जाए, तो वो होनी चाहिए आपकी 100 माइक्रोन। कितनी होनी चाहिए, 100 माइक्रोन। ठीक है, तो 100 माइक्रोन की अगर सेल होगी तो वो आपको नेकेड आई से भी दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन इज यूज फॉर, यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन के बाद माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप भी आएगा जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं, SEM कहते हैं, है ना, शॉर्टकट में इसे SEM कहते हैं। तो सेल जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो, वो क्या काम आता है, तो वो आता है टोपोग्राफी ऑफ सेल और टिश्यू। किसी भी सेल का या किसी भी टिश्यू का टोपोग्राफी मतलब कि एक्सटर्नल फीचर्स अगर अपने को जानने हैं, देखने हैं, तो अपन यूज़ करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर SEM को। तो सेम जो है वो टोपोग्राफी के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स आर नोन एज। अब बॉटम ड्वेलिंग का मतलब समुद्र के अंदर नीचे ही नीचे की जो लेयर में एनिमल्स ड्वेल करते हैं, रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स आर नोन एज बेंथोस। उन्हें क्या कहते हैं, बेंथोस कहते हैं। बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स जिन्हें होते हैं उन्हें बेंथोस कहते हैं। बेंथोस मतलब नीचे ही नीचे, अंडरग्राउंड या फिर बेस में रहने वाले। देखो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, बॉटम मतलब नीचे, और नीचे रहने वाले बेंथोस। ठीक है, तो ऐसे याद करना है, बी से बॉटम, बी से बेंथोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज MAB प्रोग्राम लॉन्च्ड। MAB क्या है, MAB इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का एक प्रोग्राम है, नेचर को कंजर्व करने का प्रोग्राम है एक। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कब किया गया, तो ये 1971 में लॉन्च किया गया। अपने एग्जाम्स में कभी कभी डेट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको मेमोराइज रखनी है, जैसे कि MAB की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता है। MAB कब लॉन्च हुआ, तो ये 1971 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेन कैरीज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया।
यूरिया की सबसे कम अमाउंट कौन सी वेन के अंदर होती है? देखिए ये तो हम सबको पता है, वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, और इम्प्योर ब्लड मतलब वो ब्लड जिसको छानना होता है, फिल्टर करना होता है, जिसका यूरिन बनता है ना, जिसको यूरिन बनता है, या फिर जिसके अंदर एच जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो कौन सी वेन, हमारी बॉडी की कौन सी वेन है जो सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया को रखती है? तो उसका नाम है रिनल वेन। रिनल वेन, ठीक है, रिनल वेन किडनी से निकलने वाली वेन्स होती है। रिनल मतलब किडनी, तो रिनल वेन किडनी से निकलने वाली वेन होती है और उनके अंदर कम से कम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। देखिए किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना, और जब ब्लड को किडनी छान लेगी, फिल्टर कर लेगी, तो ऑब्वियसली यूरिया तो पूरा का पूरा छन चुका है, और यूरिया पूरे का पूरा छन चुका है, तो उस बाद में यूरिया को छनने के बाद जो ब्लड को लेकर जाएगी वेन, उस वेन का नाम है रिनल वेन। तो ऑब्वियसली इसमें कम से कम मात्रा में क्या होगा? यूरिया होगा, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वेन कैरीज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन योर बॉडी, दैट इज योर रिनल वेन, ठीक है, रिनल वेन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, मिनी मदर डिजीज इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय, तो ये आंसर है HG, मिनी मदर डिजीज। ये डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है मिनी मदर डिजीज। तो ये मिनी मदर डिजीज किस लिए होता है, किस वजह से होता है? तो मतलब पहली बात तो मिनी मदर डिजीज वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब होता किस वजह से? वाटर में किसकी पोल्यूशन हो गई है कि मिनी मदर डिजीज हो जाएगा? तो वो है आपका HG। HG का मतलब आप सबको पता है कि मरकरी होता है, ठीक है। HG इज अ सिंबल फॉर मरकरी। तो मरकरी अगर वाटर के अंदर एंट्री कर गई है, वाटर के अंदर अगर मरकरी का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो मिनी मदर डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी जो हमने बताया लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मिनी मदर डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन बाय मरकरी, ठीक है। वाटर के अंदर अगर मरकरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो डिजीज होगा वो पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से, तो वो कहलाएगा मिनी मदर डिजीज। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज ड्यू टू द लीकेज ऑफ, देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सबको याद होगी, है ना, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ था भोपाल के अंदर, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे MIC भी बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्स में इसे MIC लिखा हुआ भी मिलेगा, तो अगर आपको MIC लिखा हुआ मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से मिनी मदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्डी टेंडनी अकर्स इन, ये जो कॉर्डी टेंडनी है ये कहाँ होती है? तो कॉर्डी टेंडनी वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट के अंदर होती है। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर ऑरिकल्स एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन वेंट्रिकल्स के अंदर कॉर्डिया टेंडनी नाम का एक पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो कॉर्डिया टेंडनी क्या होता है? वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC टू RBC इन ह्यूमन ब्लड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो जिन भी क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस बार बार मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, और आगे भी चांसेस हैं इनके रिपीट होने के। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप इजीली याद ही कर लें, अच्छे से रिमेम्बराइज कर लें, है ना। तो देखिए रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि WBC का और RBC का हमारी बॉडी में क्या रेशियो होता है? तो WBC अगर हमारे पास 1 है तो RBC 500 होंगी, ठीक है। तो 1:500, इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नॉक्टर्नल एनिमल्स हैव, अब देखिए नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो जो रात को जागते हैं, जैसे कि आउल, उल्लू, है ना। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स के पास क्या होता है? तो रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं उनके पास। नॉक्टर्नल एनिमल्स के पास रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं जो उनको डार्क लाइट में दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, कलर्स को शो नहीं कराती हैं वो, क्योंकि कलर्स को शो कराने के लिए कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? रेटिना की, है ना। लेकिन नॉक्टर्नल एनिमल्स के अंदर रोड सेल्स एक्टिव होती हैं जिसकी वजह से वो रात को जाग पाते हैं और रात को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब अपने देखिए, मिजनस कॉर्पस्कल्स आर फाउंड इन, ये जो मिजनस कॉर्पस्कल्स है ये कहाँ मिलते हैं? तो मिजनस कॉर्पस्कल्स आपको याद रखना है स्किन में मिलते हैं। हमारे जो स्किन है, हमारा जो ये स्किन है, इस स्किन के अंदर कुछ ऐसे फाइन और माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मिजनस कॉर्पस्कल्स। तो ये मिजनस कॉर्पस्कल्स स्किन के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA इज,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है। डीएनए का फंक्शन यूनिट क्या है? हमें पता है डीएनए का फंक्शन यूनिट जीन होता है, लेकिन जीन को यहाँ पे जीन ना लिखकर एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन सिस्ट्रोन आया था। सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन इज ऑल्सो द टर्म ऑफ जीन, जीन को ही सिस्ट्रोन बोलते हैं, है ना। मतलब जीन के अंदर भी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे सिस्ट्रोन कहते हैं। सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ जीन। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज द पार्ट ऑफ अ डीएनए, ठीक है। जीन इज द पार्ट ऑफ अ डीएनए, मतलब बड़ा तो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन के अंदर सिस्ट्रोन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है, क्वेश्चन जो अपना है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कौन है, तो अगर ऑप्शन में जीन है, सिस्ट्रोन नहीं है, तो आपका ऑप्शन जीन करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में जीन भी है, सिस्ट्रोन भी है, तो आपका ऑप्शन सिस्ट्रोन करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि जो मोस्ट है यहाँ पर जो मोस्ट फेवरेबल आंसर है दैट इज योर सिस्ट्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस इज। देखिए ये भी फिर से वेरी इजी क्वेश्चन आया हुआ है ये। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? तो वो होती है G1 फेज, दैट इज योर फर्स्ट गैप फेज, ठीक है। G1 फेज जो कि कितनी होती है? जो कि आपकी 11 आवर्स की होती है, 11 घंटे की होती है ये, है ना। 24 घंटे में से 11 घंटे की तो ये अकेली एक फेज होती है। तो ये 11 घंटे की आपकी 11 आवर्स की ये फेज होती है और ये कहलाती है आपकी G1 फेज, जिस दौरान सेल अपने आप को रेडी करती है एस फेज के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, और अपना जो माइटोसिस या म्यूसिस जो भी उसको फंक्शन करना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। दैट इज योर प्रिपरेटरी फेज है ये आपका G1, इसीलिए G1 लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ SEM, ये SEM सेम यहाँ पर जो अपने लिखा था वही है। SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? रिजॉल्विंग पावर मतलब वो कितना ग्लैरिफाई करके दिखाएगा इमेज को, कितना मैग्नीफाई कर सकता है। तो 10 nm, 10 nm मतलब 10 नैनोमीटर्स, 10 नैनोमीटर्स तक की रिजॉल्विंग पावर होती है इस SEM की, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेजन इज रिच इन, कोलेजन क्या है? देखिए स्किन प्रोटीन है एक प्रकार का, है ना। तो कोलेजन के अंदर क्या होता है? तो कोलेजन के अंदर ग्लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड होती हैं। कोलेजन में क्या होता है? ग्लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निक यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। देखो अब हमें प्रोटीन्स मिले हुए हैं, 2 प्रोटीन हैं, दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मतलब वजन सेम है। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे उन दोनों प्रोटीन्स को अलग करने के लिए? द टेक्निक विल बी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अपन यूज करेंगे प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए। विच इज ए IR एक्टिव कंपाउंड। अब विच इज में यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन जो करेक्ट आंसर आपका था वो है CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या है? IR है। IR का मतलब इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन बाय। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन एक डिजीज है, ये किससे होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर, जिसे NER भी कहता है। न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर का मतलब है हमारे जब DNA बनता है तो DNA डैमेज अगर हो जाता है बाई चांस, मान लीजिए किसी भी रीजन से, तो DNA डैमेज के कारण से, DNA डैमेजेस में जब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या कहलाएगा? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बॉम्बिकॉल इज, बॉम्बिकॉल क्या है? बॉम्बिकॉल फिरोमोन है एक, और फिरोमोन क्या है? फिरोमोन आर केमिकल मैसेंजर्स लाइक हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के जैसे होते हैं बट हॉर्मोन्स का जैसा कुछ भी नहीं है इनमें। फिरोमोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर से रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज नहीं होते हैं बेटा जी। हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं, लेकिन फिरोमोन्स आर टाइप ऑफ chemical messengers that help to transfer messages or information from one species to the other species, or you can say from one member of species to other। तो बॉम्बिकॉल क्या है? बॉम्बिकॉल बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, सिल्क वर्म जिसे कहते हैं अपन, तो बॉम्बिक्स मोराई का फिरोमोन है। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज नोन एज कॉरेनबर्ग एंजाइम। कॉरेनबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? तो कॉरेनबर्ग एंजाइम DNA पॉलीमरेज 1 को कहते हैं। किसे? DNA पॉलीमरेज 1, कॉरेनबर्ग एंजाइम, क्योंकि सबसे पहले कॉरेनबर्ग ने इसको साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इस एंजाइम को DNA पॉलीमरेज 1 को कॉरेनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ सेंचुरी लोकेटेड एट। कुंभलगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, राजसमंद में है, ठीक है। कुंभलगढ़ सेंचुरी कहाँ है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट। तो सुंदरबन की सेंचुरी कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, IGF
इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ये जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है ये कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, तो द आंसर इज लीवर, लीवर से सिक्रेट किया जाता है ये IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। देखिए जैसा कि मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो एग्ज़ाम 2021 का RPS जूलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसमें जूलॉजी का पेपर बहुत ईजी आया था। जिन्होंने भी कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर किया था ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन हो गया होगा या हो जाएगा, बट लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी अगर आपकी डिमांड्स रही और आपने अच्छे से इसको शेयर किया, बहुत सारे इसमें शेयर्स एंड लाइक्स आए, और अगर ये वीडियो फैलता है, वायरल होता है और आप सबको इससे प्रॉफिट मिलता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉफिट। अगर आपको इससे प्रॉफिट मिलता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी और पार्ट 2 में भी अपन पूरा RPS जूलॉजी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे और ईजी एंड कन्वीनियंट वे में हम याद करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको IFA वीडियो सबसे पहले मिले। RPS जूलॉजी के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पर, उन्नति इन जूलॉजी चैनल पर, मैं आपको प्रिपरेशन करवाती हूँ नीट की, MSc की, BSc की, बायोलॉजी की, कॉमन साइंस की और स्पेशली जूलॉजी की, क्योंकि ये सब्जेक्ट जूलॉजी का है, मैं भी जूलॉजी से हूँ एंड जूलॉजी मेरी बेस्ट है, तो मैं भी आपकी जूलॉजी को बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर अपने इस चैनल के थ्रू, ठीक है। मुझे बस आपका हौसला चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो आप मुझे देते रहिए इसी प्रकार। सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में। स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखिए, कभी भी अपनी स्टडीज़ को रोकिए नहीं। ये जो आंसर्स हैं या फिर जो भी कोई आंसर्स हैं आपके आते हैं सामने, आप उनको बार बार अपने आंखों से रिपीट करते रहें, निकालते रहें आंखों से। क्या पता कब कौन से एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो जाए और हम उनको कैरी आउट कर ले और हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। सो लास्ट ईयर टारगेट इज सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब हमने को लेनी है वो इसी प्रकार लेनी है, डेली पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है और हमेशा पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार भी देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेफ, बी अलर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू, बी हैप्पी।